हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दा इस समय देश में पूरी तरीके से छाया हुआ है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तभी से वो इस पक्ष में थे कि एक देश एक चुनाव कराया जाए, और इसको लेकर उन्होंने एक समिति भी बनाई है। तो आज के इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इस पर आपत्तियां क्यों आ रही हैं, इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और किस तरीके से 2029 में पहला वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, ताकि जो चुनावी खर्चे हैं इन सबको रोका जा सके। इससे पहले मोदी सरकार इसको मूर्त रूप में पेश करते विपक्षी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में इसको ठुकरा दिया, यानी कि इसको मानने से इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन एक संभावनाओं पर चर्चा बनी रही कि इसके लिए एक कमेटी गठित कर देते हैं। तो इसको लेकर एक समिति भी बनी। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि मोदी सरकार ने इसको समझने के लिए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन वर्तमान समय में लागू हो सकता है, इसके लिए लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस धारणा का समर्थन किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून में कुछ बदलाव करने होंगे। अब भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए अलग अलग वक्त में चुनाव होते हैं। दोनों सरकारों का जो टर्म है वो अलग अलग वक्त पर शुरू होता है और अलग अलग वक्त पर खत्म होता है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का मतलब ये होगा कि केंद्र के लिए लोकसभा और राज्य के लिए विधानसभा चुनाव एक साथ ही संपन्न कराए जाएं, यानी वोटर एक ही दिन एक ही पोलिंग बूथ पर लोकसभा के लिए सांसद और विधानसभा के लिए अपना विधायक चुनेगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत भारत में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया एक तरीके से पूरी तरह से बदल जाएगी। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है एक राष्ट्र और एक चुनाव का, ये पहले भी था, यानी आजादी के बाद जो पहले इलेक्शन हुए 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 यानी 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो टूट सी गई। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि ये चुनाव क्यों होने चाहिए एक साथ। इस कॉन्सेप्ट को समर्थन देने के पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि एक साथ चुनाव कराने पर चुनावी खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा, वहीं पर मैन पावर भी कम लगेगी। अगर हम आंकड़ों की रिपोर्ट की बात करें तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजनीतिक पार्टियां और खुद जो भारतीय चुनाव आयोग है उनका मिलकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इतनी बड़ी रकम खर्च हुई थी, मैन पावर लगी थी और समय इसमें बर्बाद हुआ था। तो यहां पर यह भी एक कारण है जब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बोला जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी समिति की। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में टोटल 8 लोगों को समाहित किया गया और इसमें 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा और इसके तहत टोटल 5 बैठकें होंगी जो ये विशेष सत्र इसमें बुलाया जा रहा है। अब तक 5 बार विशेष सत्र बुलाया जा चुका है, ये भी जान लीजिए। 14 से 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय पहली बार विशेष सत्र बुलाया गया था। उसके बाद 14 से 15 अगस्त 1972 को, 9 अगस्त 1992 को, 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को और 30 जून 2017 को विशेष सत्र बुलाया गया था। उसके बाद अब जो ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उनमें 5 मुद्दे हैं जिनको लेकर ये सत्र बुलाया गया कि 5 दिन के जो ये विशेष सत्र होंगे उनमें वन नेशन वन इलेक्शन प्रमुख मुद्दा होगा। इसमें जो समिति बनी उसमें 8 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और
ये दोनों जो होंगे वो प्रमुख तौर पर होंगे। लेकिन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? वो बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति को। इनके कार्यकाल के बाद इनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई और अब तक इन्होंने इस संबंध में 2 बैठकें भी की हुई हैं। बैठकों के बाद उन्होंने आपत्तियां मांगी और लोगों से इस पे आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसमें 15 जनवरी लास्ट डेट है। अब तक 5000 आपत्तियां भी दी जा चुकी हैं या फिर सुझाव दिए जा चुके हैं कि ये सही है या गलत। उसके बाद समिति के बाकी सदस्य अमित शाह हैं, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। दूसरे कांग्रेस पार्टी के हैं अधीर रंजन चौधरी और तीसरे हैं वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। ये भी इस समिति के सदस्य हैं जो बीच बीच में अपने सुझाव देंगे। इसके अलावा जो बाकी के 3 सदस्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वो हैं एनके सिंह, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप और संजय कोठारी। ये बाकी जो 3 सदस्य यानी कि टोटल 8 सदस्य हो गए जो इस पर अपने सुझाव प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। अब इस गणित को समझना होगा कि जो 2029 में चुनाव कराने हैं उसको लेकर कैसे गणित बैठाई जाए कि सभी चुनाव समय से हो सके। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 में दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव हो चुके हैं, तो इनको तो शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इन राज्यों में इसी महीने चुनाव नतीजे आए हैं। इसलिए विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 28 में समाप्त हो रहा था। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, इनका कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है। उसी तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनके कार्यकाल में 5 से 8 महीने की कटौती की जाएगी। तो ये जून 2029 तक इन जो ये राज्यसभाएं हैं वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगी। यानी कि जो 29 में इलेक्शन कराने हैं अप्रैल में, जो दूसरा चरण है उसमें बिहार का मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा। उसके बाद 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल उनका 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का ही इनका रखा जाएगा। ये इस तरीके से किसी राज्य में 3 साल, किसी में 3.5 साल ये कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे जो अंतिम चरण होगा, जो बाकी के राज्य बचते हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल इनका 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल का रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल इनका 13 से 17 माह घटेगा। बाद में 2.25 साल का रहेगा। इस तरीके की गणित बैठाई जा रही है कि सभी को सामंजस्य बैठाकर जो 29 वाले लोकसभा और विधानसभा के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, उनके इलेक्शन एक साथ कराया जा सके। हालांकि इसमें आपत्तियां बहुत आएंगी और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर क्षेत्रीय दल, वो इस पक्ष में नहीं है कि ये सारे इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। अब अगर हम बात करें इनकी आपत्तियों की, तो जो सबसे बड़ी आपत्ति आ रही है वो ये कि इससे जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का महत्व खत्म हो जाएगा। यानी कि केंद्र और राज्य के चुनावी मुद्दे अलग अलग होते हैं। जनता इन दोनों चुनावों में अपना जो सेंटीमेंट है वो अलग अलग रखती है, अपने हिसाब से वोटिंग करती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाद उसकी वोटिंग डालने के फैसले पर प्रभाव पड़ेगा। इसके विरोध में कहा जाता है कि हर 5 साल पर चुनाव होंगे तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी। यानी कि लगातार जब चुनाव होते रहते हैं तो पावर जनता के हाथ में होती है। अब जनता अपने मूड के हिसाब से तय करती है, अगर उनके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है तो वो सरकार बदल देती है। लेकिन अगर 5 साल के लिए चुनाव चले जाएंगे तो वो ना तो विधानसभा में अपना निर्णय बदल पाएंगे और ना लोकसभा में। तो ये कुछ आपत्तियां भी हैं जो लोगों की हैं। आप क्या राय रखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर? ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।